जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं HCS 2024 के लिए गोयला क्लासेस की तरफ से हम आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। अब प्रश्न होता है कि ये जो हम अंदाज़ा लगाते हैं उसका आधार क्या है, राइट? तो उसका जो आधार है मैं आज वो भी शेयर करूंगा आपके साथ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो भी प्रश्न आपके समक्ष लाए जा रहे हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं। और दूसरी बात आपने ये भी याद रखनी है, जैसे कि जो भी मुद्दा होगा या जो टॉपिक होगा जो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा उसमें मैं एक प्रश्न आपको दूंगा, वो प्रश्न भी महत्वपूर्ण होगा, परंतु आपने क्या करना है, अपने लेवल पे उस टॉपिक से अन्य प्रश्न भी तैयार कर लेने, राइट? क्योंकि हर प्रश्न कराना वो संभव नहीं हो पाता है, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि जो SCO है, जिसे हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये आपको दो कथन दे रखे हैं, फिर आपने ये बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। अब प्रश्न है, ये आपसे प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, राइट? देखिए, ये 27 जुलाई, आज 28 जुलाई है, तो 27 जुलाई का ये द हिंदू का न्यूज़पेपर है, उसमें एक पूरा एडिटोरियल आ रखा है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये एक एविडेंस है हमारी तरफ से कि ये 27 जुलाई द हिंदू में एडिटोरियल आया है, जो लिखा गया है, जो चाइनीज एम्बेसी है भारत में, उसमें जो इंचार्ज हैं मा जिया, उन्होंने लिखा है ये। तो इसमें कुछ मुद्दे हैं और वो मुद्दे बताए जा रहे हैं। तो होता क्या है, ज्यादातर जो आयोग होता है वो साल भर में जो भी चल रहा होता है उसी से प्रश्न उठाए जाते हैं, राइट? तो ये एक जो प्रश्न उठाया जा रहा है, आप समझ गए होंगे क्यों उठाया जा रहा है। तो एक बार ये प्रश्न देख लेते हैं, इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। पहला कहा जा रहा है ये जो है पूरी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा कहा जा रहा है चाइना और रशिया जो है इसके सदस्य हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है? ये आप देख पा रहे होंगे, पूर्णतः एक आर्थिक संगठन है, या दूसरा चीन और रूस संगठन के सदस्य हैं, इसके सदस्य। तो इसका आंसर जो है वो आंसर है इसका, ये वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्णतः आर्थिक ही नहीं है, ये समाज के लिए भी काम करता है, राजनीति के लिए भी काम करता है। तो यानी कि केवल ये आर्थिक के लिए नहीं है, पूर्णतः मतलब पूरी तरह से आर्थिक नहीं है, और भी इसके क्षेत्र हैं जहां पर ये काम करता है। तो पहला वाला इसलिए गलत हो जाता है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है, चीन और रूस इसके सदस्य हैं। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर है वो है केवल 2, ठीक है? अब हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्या था, ठीक है? जो मैंने एडिटोरियल दिखाया था उससे हमें क्या मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं, अभी ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सम्मेलन होता है, जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, इसमें ज़्यादातर जो मुखिया होते हैं, जो भी सदस्य हैं SCO के, वो वार्तालाप करते हैं इस सम्मेलन द्वारा। और ये सम्मेलन जो हुआ था ये वर्चुअल हुआ था। वर्चुअल मतलब इसमें फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस ये हुआ था, जो कि हुआ था 4 जुलाई को। अच्छा, अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि इसमें हमें पता चलता है इस बार कि ईरान जो देश है उसको सदस्यता मिल चुकी है, एक स्थायी सदस्यता, परमानेंट मेंबरशिप मिल चुकी है। इसीलिए जब भी आप SCO को विकी करेंगे अब, तो आपको ईरान जो है इसके कंट्री में मिलेगा, इसके मतलब जो मेंबर्स हैं, माफ कीजिएगा, इसके जो मेंबर्स हैं वहां पर आपको ईरान का नाम जो है वो मिलेगा, राइट? और यहाँ पर दूसरी बात ये भी याद रखना है, जो बेलारूस है, बेलारूस जो देश है उसको एक ऑब्जर्विंग या ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिल चुका है। किसको? बेलारूस को। अब प्रश्न है, सर ये मेंबर क्या होता है? जैसे ईरान को एक मेंबरशिप मिल गई है परमानेंट, और बेलारूस जो है वो एक ऑब्जर्वर देश बना है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि ईरान जो है अब जो भी SCO में फैसले लिए जाएंगे उसमें वोट कर सकता है, परंतु जो ऑब्जर्वर देश होता है वो चाहे जो सम्मेलन होते हैं उसमें बैठ तो सकता है परंतु वोट नहीं कर सकता, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी है। तो बेलारूस और आपने ईरान का नाम याद रखना है, राइट? तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, तो आपको पता होना चाहिए। और इससे संबंधित जो प्रश्न है उसका आंसर मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि ये केवल आर्थिक संगठन में नहीं जुड़ा हुआ है, आर्थिक के अलावा भी राजनीतिक, सामाजिक जो आधार हैं उससे भी ये जुड़ा हुआ है, राइट? आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूज़। सबसे पहले यहां पर आपको दिखेगा, आजकल आप जानते ही हैं मानसून सत्र चल रहा है, तो उसमें लोकसभा क्या कर रही है, उसने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पारित किया है। यानी कि ये एक विधेयक है जो आपका जो हमारे वन होते हैं, यानी कि जो जंगल होते हैं उससे संबंधित है।
अब ये मुद्दा क्या है, इससे क्या प्रश्न बन सकता है वो हम देखेंगे, राइट। तो पहले आप देख लीजिए, ये भी 27 जुलाई का है, 27 जुलाई, द हिंदू की न्यूज है ये, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन देखिए कि द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1980 इज अ अमेंडमेंट टू विच अर्लियर फॉरेस्ट रिलेटेड लेजिस्लेशन। भारतीय वन अधिनियम 1980 किस पूर्व वन संबंधी कानून का संशोधन है। यानी कि जो 1980 में जो आजाद भारत ने वन से संबंधित ये जो अधिनियम बनाया है, इससे पहले भी कोई अधिनियम था अंग्रेजों के टाइम से, तो उस अंग्रेजों के टाइम वाले जो अधिनियम है उस पर कुछ संशोधन किया, तो वो कौन सा है ये पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है आपका भारतीय वन अधिनियम 1927। ये बात आपने याद रखनी। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं, क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को लोकसभा में उसे लेके आई है, ठीक है। जिससे कि जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, उसमें कुछ परिवर्तन किए जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने क्या बोला, 1980 की बात की थी प्रश्न में। 1980 के द्वारा हमारे जितने भी वन हैं उससे संबंधित जो नियम है वो लागू होते हैं। और उस 1980 वाले ने कौन से अधिनियम को बदला, यानी कि उसमें कुछ संशोधन किया जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था 1927 का, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो ये विधेयक लाया जा रहा है, जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, वो किसके लिए लाया जा रहा है, 1980 में इसमें संशोधन किए जाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि असल में इसका थोड़ा जो पृष्ठभूमि है, इसकी जो बैकग्राउंड है वो समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा और हमें क्लियर हो जाएगा हुआ क्या है। देखिए क्या हुआ, जब हमें आज़ादी मिली, ठीक है, तो बहुत सारा सा क्षेत्र था, ठीक है, जहां पर हमारे वन थे, ठीक है। और इन वनों को, यानी कि जो वन भूमि होती है जहां पर ये जंगल होते हैं, अगर सामान्य भाषा में बोलूं तो उसको दो में परिभाषित किया गया, एक रिजर्व्ड और एक प्रोटेक्टेड। रिजर्व्ड मतलब होता था कि यहाँ पर थोड़ा बहुत जो मानव गतिविधियां हैं उसको इजाजत थी, और जो प्रोटेक्टेड थे वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड थे, यानी कि वहां पर अगर मानव को जाना है तो बिना परमिशन के वो नहीं जा सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा, रिजर्व में क्या थी, गतिविधियां कुछ पैमाने पे की जा सकती थी, परंतु जो प्रोटेक्टेड होता है वन, वहां पर आप कोई भी मानव गतिविधियां नहीं कर सकते। आगे देखेंगे। अब आगे क्या समस्या है कि हाउएवर मेनी फॉरेस्टेड एरिया विदाउट एनी स्टैंडिंग फॉरेस्ट इंक्लूडेड इन फॉरेस्ट लैंड। अब हुआ क्या, स्टैंडिंग यहाँ पर खड़े होने का मतलब है, जैसे वन भूमि है, वन भूमि का मतलब क्या है, वहां पर वन होने चाहिए ना, यानी कि जो पेड़ है वो खड़े होने चाहिए। तो हुआ क्या कि जब आज़ादी के बाद बहुत सारी ऐसी भूमियां थी जहां पर पेड़ खड़े नहीं हैं, मतलब पूरी तरह से क्या हो गया, वहां पर पेड़ है ही नहीं, और उन भूमि को भी क्या है, वन भूमि यानी कि फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत नोटिफाई कर दिया गया, मतलब उनको वहां दर्ज कर दिया गया कि ये एक फॉरेस्ट का एरिया है, वन की भूमि है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है अंग्रेजों ने क्या किया था, उन्होंने ज्यादातर जो जंगल हुआ करते थे उनको उन्होंने काटा, और उसमें जो कॉमर्शियल क्रॉप है उसको ज्यादा उगाया, ठीक है। 1927 वाला जो आपको अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो वन कानून दिख रहा है आपको 1927 वाला, वो नाम का कंजर्वेटिव था, संरक्षण वो नाम का था, असल में वो संरक्षण नहीं देता था, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे, फिर आगे क्या है। अब हो क्या रहा था कि एक हम सबसे पहले देख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में क्या किया था, एक फैसला सुनाया था कि आप क्या करिए, जो जंगल कम होते जा रहे हैं उनको आपने क्या करना है, दोबारा से स्थापित करना है। मतलब केंद्र सरकार या जितनी भी सरकार है, राज्य सरकारें हैं, उनसे गुहार लगाई किसने, उच्चतम न्यायालय ने। हो क्या रहा था, क्योंकि आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो उतनी मजबूत नहीं थी, तो इसी कारण क्या हो रहा था कि ज्यादा ध्यान इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो सेक्टर 2 होता है इकोनॉमिक्स में, उस पर ध्यान दिया गया। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, फैक्ट्रीज लगाना, इंडस्ट्रीज लगाना, ठीक है। उसके लिए क्या किया जा रहा था, जो भूमियां हैं उनको बढ़ाया जा रहा था, इंडस्ट्रीज स्थापित की जा रही थी, जंगलों को काटा जा रहा था, ठीक है। तो ये देखते हुए 1996 में जो उच्चतम न्यायालय है वो क्या कहती है कि आपने क्या करना है कि जंगलों को बचाना है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जैसे जो पेड़ होता है जब वो खड़ा है तो उसकी कोई भी उसका कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु उसी पेड़ को जब मैं काट दूं और उससे सोफा सेट बना लूं, सोफा यानी कि फर्नीचर बना लूं, तो उसकी उसका एक आर्थिक मूल्य हो जाता है, जो आपका सकल घरेलू उत्पाद में गिना जाता है, जैसे हम जीडीपी कहते हैं, राइट। तो ये एक समस्या है। तो आगे हम देखेंगे। अब देखिए हुआ क्या, जो 2023 में जो ये संशोधन लाया जा रहा है 1980 वाले अधिनियम में, ठीक है। तो पिछले साल यानी कि 2022 में ध्यान से सुनिएगा, 2022 में
जो 1980 वाला अधिनियम है उसमें कुछ नियम लाए गए। अब वो एक एक नियम तो इस क्लास में मैं आपको नहीं बता सकता, परंतु बस उसका एक सार दे सकता हूं कि उस नियम में क्या था कि जो आज्ञा अगर कोई फॉरेस्ट की जमीन पे कोई इंडस्ट्री लगनी है तो उसकी आज्ञा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मांगी जाती थी। ठीक है, केंद्र सरकार 1980 के तहत, और यहां पर आपको दिखेगा एक जिसे हम कहते हैं एक, यहां पर शायद वो मेंशन ही नहीं किया गया, परंतु ये भी याद रखेंगे कि उसमें राज्य सरकार से भी एक अनुमति मांगी जाती थी। परंतु ये 2022 में यानी कि पिछले साल जो नियम लाया गया था उसके तहत क्या था कि जो राज्यों से अनुमति मांगी जा रही है उसको निष्कासित कर दिया गया, यानी कि वो बंद कर दिया गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो हमारा फॉरेस्ट होता है वो एक समवर्ती सूची में आता है जिसमें राज्य और केंद्र मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, परंतु यहां पर यह देखा जा रहा है कि अब कोई भी जो उद्यमी होगा यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो केवल केंद्र सरकार की मान्यता से वो क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। कहाँ? जंगल में। और एक प्रावधान क्या है कि कोई वन भूमि अगर केंद्र सरकार इस बिजनेसमैन को देती है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसकी ये जिम्मेदारी होगी उस बिजनेसमैन की कि जितने वो पेड़ काटेगा उतने ही पेड़ों का हिसाब वो किसी और क्षेत्र में देगा, यानी कि किसी और क्षेत्र को वो लेगा। ठीक है, यानी कि वन भूमि को उसने वहां पर इंडस्ट्री उसने लगाई और कहीं और भूमि के द्वारा उसने जो नुकसान किया है, जो प्रकृति को नुकसान किया है पेड़ों को काट के, वो किसी और भूमि पे वो पेड़ लगाएगा। अब देखिए इससे आमतौर पे तो लगता है कि सब ठीक तो है, फिर अगर वो 1000 पेड़ काट रहा है तो 1000 पेड़ लगा तो रहा है, परंतु एक बात समझिए 1000 पेड़ जो वो वन है वो अपनी एक प्राकृतिक स्थिति में स्थापित है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, उसको वहां से हटा के कहीं और स्थापित कर रहे हो तो उससे क्या होता है, जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये एक समस्या होती है। परंतु 2022 में जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, ये कुछ नियम बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए केंद्र सरकार द्वारा, अर्थात इसको अगर निचोड़ हम ले तो जो पूंजीवाद है उसको कुछ एक तरह का बढ़ावा मिल रहा था। क्योंकि एक समस्या और थी कि जंगलों में रहते कौन है, ट्राइबल जो जनजातीय लोग होते हैं वो रहते हैं। अब उनका क्या, उनको कहाँ पुनः स्थापित किया जाए। इसीलिए पहले तो क्या था, मैंने आप बताया आपको 2022 से पहले जब ये नियम नहीं डाले थे तो उससे पहले क्या होता था, राज्य सरकार से पूछा जाता था और राज्य सरकार भली भांति जानती थी कि यहाँ पर कौन कौन से जो ट्राइबल लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं वो कितने रहते हैं। अगर उन्हें पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता तो उसमें राज्य सरकार क्या कहती थी, रिपोर्ट में मना कर देती थी। तो इस वजह से केंद्र और राज्य मिलकर काम करते थे और जो हमारी प्रकृति है उसको बचाते थे। परंतु अब 2022 वाले से राज्य को क्या किया है, बाईपास कर दिया है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। और जो ये 2023 वाला लाया जा रहा है, ये असल में 2022 में जो नियम दिए गए थे जिसमें मैंने आपको बताया कि राज्य को बाईपास किया जा रहा है, उसको एक अधिनियम में जो नियम 2022 में दिए गए हैं उन नियमों को संशोधन द्वारा कानूनी दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि और मजबूत किया जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इससे एक तरफ जो पूंजीवाद है उसको बढ़ावा मिलेगा, परंतु उन लोगों का क्या, जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, राइट। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसीलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न है एक बार फिर देख लेंगे कि यहां पर 1980 वाले को 1980 वाला किसने, 1980 वाला जो अधिनियम है उसने किसको बदला है, 1927 वाले अधिनियम को। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे 1980 वाले में 2022 में नियम बनाए गए, रूल्स ऑफ 2022 बनाया गया और इस रूल के तहत क्या है, जो राज्य सरकार है उनको क्या किया, बाईपास, और इसी को 2023 में क्या लाया जा रहा है, कानूनी रूप। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं जो अब अगला प्रश्न आपका आने वाला है, ये भी 27 जुलाई यानी कि कल की न्यूज है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। बात की जा रही है स्कैवेंजिंग की। स्कैवेंजिंग, ये देखिए ऐसे लोग होते हैं जैसे जो गटर होता है ना, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, एक्सक्रेटा होता है, जो गटर होता है, जब वो गटर में चोक हो जाता है तो उससे इंसान को उतारा जाता है और फिर उससे सफाई कराई जाती है। ठीक है, तो इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ फैसला दे दिया था कि जो ये इस तरह के कार्य हैं ये किसी मशीन द्वारा कराए जाए, मानव द्वारा नहीं कराए जाए, और अगर कराए भी जाते हैं मानव द्वारा तो पूरा एक प्रिकॉशन
का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि मतलब उसे ऑक्सीजन टैंक दिया जाए इस तरह से, ठीक है। क्योंकि ये आप देखेंगे, कभी आप यूट्यूब में देखिएगा किस तरह से काम होता है। एक बिल्कुल जो गटर होता है उसमें व्यक्ति जो है पूरा अंदर चला जाता है, ठीक है। तो कितनी बार ये देखा गया है, मृत्यु भी हुई है इसमें, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब इससे संबंधित पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लॉ प्रोहिबिट्स, कौन सा कानून रोकता है, प्रतिषेध करता है मैनुअल स्केवेंजिंग, यानी कि जो मानव द्वारा स्केवेंजिंग की जाती है, एंड एम टू रिहैबिलिटेट मैनुअल स्केवेंजर्स इन इंडिया, यानी कि जो जितने भी ये स्केवेंजर्स थे, यानी कि जो इसका काम करते थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, ठीक है, कुछ और कार्य में उनको लगाया जाए, ठीक है। तो किस अधिनियम के तहत ये काम किया जा रहा है, ठीक है। तो एक अधिनियम पारित किया गया, क्योंकि मैंने बताया उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था, इसमें डांटा था सरकारों को कि आप कुछ करिए। तो उसी उपलक्ष्य में जो हमारी केंद्र सरकार है वो एक अधिनियम पारित करती है, जिसके तहत ये है कि अगर मैनुअल स्केवेंजिंग बंद नहीं की जाएगी तो वो एक दंडनीय अपराध होगी। तो ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम है आपका 2013 का, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये कौन सा है, 2013। तो याद करने का तरीका होता है कि इससे संबंधित अधिनियम कौन सा है, 2013 आपने याद रखना है, मैनुअल स्केवेंजिंग। और मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे मैनुअल स्केवेंजिंग क्या है। आइए अब इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। अभी वर्तमान में क्या हुआ कि जो हमारा एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, ये हमारा मंत्रालय है। इसने लोकसभा को बताया, अभी जो सत्र चल रहा है आपको पता ही है, प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्रियों से या मंत्रालय से। तो इन्होंने कहा है कि जो मैनुअल स्केवेंजिंग है उसमें कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई है, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई है। किस, ये जो 2019 से 2022 के मध्य कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई है। देयर इज नो डेथ रिकॉर्डेड बिटवीन दिस 2019 एंड 2022, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। और यहां पर इसीलिए ये यहां पर क्या है, जो इससे संबंधित अधिनियम है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसके द्वारा कहीं ना कहीं जो लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दिया जाता था एज अ मैनुअल स्केवेंजर, इसको क्या कर दिया है, बिल्कुल प्रोहिबिट, प्रतिषेध लगा दिया इसमें, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और इसी अधिनियम में जो ये मैनुअल स्केवेंजिंग है, जो मानव द्वारा स्केवेंजिंग की जा रही है, इसको एक डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस बोला है। मतलब ये एक मानवता वाली जो एक हमारा जो मानवता वाला एक कार्य होता है ना, वो ये नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको बिल्कुल क्या कर दिया है, गैर कानूनी घोषित कर दिया। इससे एक सामाजिक मुद्दा भी है ना। सामाजिक मुद्दा क्या है इसमें क्या है कि ज्यादातर ये काम किसको दिया जाता है, जो लोअर कास्ट है हमारे समाज की। मतलब ये कार्य उसको दिया गया है, मतलब जो लोअर कास्ट का व्यक्ति है वही ये काम करेगा। तो एक समाज का एक ये रूप भी हमें दिखता है। इसीलिए इससे संबंधित हमने क्या किया गया है, इसको एक अधिनियम द्वारा इसको क्या कर दिया है, एक अपराध की श्रेणी में डाल दिया, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, फिर एक बार हम प्रश्न देख लेंगे। ये प्रश्न आप आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने हमेशा कहा है, आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं करंट में चलते हैं, वहीं से आपसे वो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं आप हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ये भी आपका 27 का ही है, 27 जुलाई का, द हिंदू में ये न्यूज है कि बिल, विधेयक की बात हो रही है, प्रपोज्ड बर्थ रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन। अब यानी कि जो बर्थ रिकॉर्ड होगा उसको डिजिटल किया जाएगा। पहले से होता था ना, रजिस्टर में लिखा जाता था, हाँ भाई मृत्यु हो गई या किसी का जन्म है तो आपका एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है इस तरह से। परंतु अब ज्यादातर सरकार क्या कर रही है, सब जितने भी रिकॉर्ड हैं, चाहे वो जन्म से संबंधित हैं, चाहे वो मृत्यु से संबंधित हैं, उनका क्या होगा, अब डिजिटल माध्यम से उनका पंजीकरण होगा, डिजिटल, ठीक है। तो आइए देखते हैं इससे पहले प्रश्न क्या बनता है। प्रश्न बनता है, एक से अधिक आधार कार्ड प्राप्त करने या रखने पर क्या जुर्माना है। एक से अधिक आधार कार्ड प्राप्त करने या रखने पर क्या जुर्माना है। तो आपको पता होना चाहिए, आधार कार्ड अगर आप एक है आपके पास तो ठीक है, परंतु आप एक गलत तरीके से अपने नाम पे 2 आधार कार्ड बना लेते हैं, मतलब 1 से ज्यादा आधार कार्ड अपने पास रखते हैं, तो उसमें अगर आप पकड़े जाते हैं तो क्या सजा है। तो उसकी जो सजा है वो है आपकी 3 महीने तक की कैद। 3 महीने की कैद नहीं है, 3 महीने तक की कैद, यानी कि आपको 1 महीने भी रख सकते हैं, 2 महीने भी रख सकते हैं, अधिकतम कितना रख सकते हैं, 3 महीने की कैद, ठीक है। अब आप प्रश्न होता है सर 3 ही महीने तो रहना, कोई बात नहीं रह लेंगे, ऐसा नहीं है। पर समाज में जो आपका जो जेल जाने से जो प्रतिष्ठा पे जो आंच आती है उसका क्या,
ठीक है। फिर आप कहीं पर भी अगर आप जेल गए हैं तो आप फॉर्म भी नहीं भर सकते पेपर के, ठीक है। आपको कोई अच्छा पद भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपके रिकॉर्ड में आ जाता है कि ये जेल गया है करके, ठीक है। तो एक बार सामाजिक तौर पे ये बड़ा घातक सिद्ध होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब ये जो विधेयक लाया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो जीवन है, जब भी कोई जन्म होता है तो उसका पूरा जो पंजीकरण है उसका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। उससे संबंधित जो हमें समझना है वो है, एक बिल लाया जा रहा है, वो विधेयक लाया जा रहा है, वो क्या करेगा कि एक संशोधन करेगा किसमें, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। पहले तो ये समझ लीजिए, जो भी आपको पता है ये बहुत ज़रूरी होता है कानूनी तौर पर कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म होता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आपने उसको पंजीकृत कराना होता है। ये कानूनी तौर पे अनिवार्य होता है। यानी कि इसके पीछे कौन सा कानून है, इसके पीछे कानून है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट ऑफ 1969। वर्ष आपने अच्छी तरह याद रखना है, 1969, ठीक है। ये है। अब क्या है, जैसे हमारे मॉनसून सत्र में लगभग 21 विधेयक लाए जा रहे हैं, कुछ तो हमने विधेयक आज देख लिए हैं, तो 21 विधेयक लाए जा रहे हैं, उनमें से एक ये भी है, ठीक है, जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन वाली, ठीक है। अब क्या है, ये जो लाया जा रहा है विधेयक, ये लाया जा रहा है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जो केंद्र की जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा ये लाया जा रहा है। अब ये जो विधेयक है ये क्या, इसके द्वारा क्या होगा कि आधार जो है, आधार को कंपलसरी, अनिवार्य बनाया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो जन्म हो चाहे मृत्यु हो, उसको रजिस्टर कराता है, उसको पंजीकृत कराता है, तो उसमें आधार होना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया है, अगर आप मोबाइल लेते हैं और आप अपना आधार कार्ड नहीं देते हैं तो वो भी मान्य है। यानी कि आज के समय में अगर आपसे जो मोबाइल विक्रेता है आपसे कहता है कि आपको मोबाइल तभी दिया जाएगा जब आधार कार्ड आप देंगे, तो वो गैर कानूनी है। आपके बिना आधार के भी आपको एक सिम दिया जा सकता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक विधेयक लाया जा रहा है जिसके तहत क्या होगा, अगर ये विधेयक पारित हो जाता है, कानून बन जाता है, तो यहाँ पर आप जन्म से संबंधित या मृत्यु से संबंधित अगर पंजीकरण करते हैं तो आपको क्या है, आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। हाँ, देखिए होता क्या था, जो जैसे ये जो अधिनियम है 1969 वाला, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट ऑफ 1969, ये एक साधारण कानून था जिसमें होता क्या था, जो भी मृत्यु हो रही हमारे देश में या जन्म हो रहा है उसका ये पंजीकृत करता था, ठीक है। वर्तमान में क्या है कि आधार इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है आधार। हाँ, अगर ये जो संशोधन है ये पारित हो जाएगा तो अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये विधेयक जो लाया जा रहा है, जो ये संशोधन की बात कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसमें एक और बात की गई है कि जब आप बर्थ सर्टिफिकेट होगा जब आपके पास, तभी आप स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि बिना बर्थ सर्टिफिकेट के स्कूल में एडमिशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ वोट्स होते हैं, यानी कि आपका नाम वोटर लिस्ट में तब तक नहीं आएगा जब तक आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा। मैरिज, अगर आप शादी करना चाहते हैं, उसको कानूनी रूप देना चाहते हैं, तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, तो वहां पर अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो बिना उसके भी आपकी मैरिज जो है वो ऑथेंटिक नहीं मानी जाएगी। इस इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट भी अब बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप सरकारी पद की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, हायर हो, लोअर हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आप सरकारी पद के लिए भी योग्य नहीं होंगे, राइट। और भी इसमें, तो यहां पर आप देख रहे होंगे आधार कार्ड को बहुत जरूरी बनाया जा रहा है, बहुत जरूरी, ठीक है, अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे क्या है, अब इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं कि अभी तक आपको मैंने बताया था कि जैसे कितने लोग मर गए हैं या कितने लोगों का जन्म हुआ है, तो राज्य कैसे ये जो डेटा होता है जीवन और मृत्यु का, वो कैसे केंद्र तक पहुंचाता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे, इससे पहले मतलब जब संशोधन नहीं होता था तो राज्य क्या करता था, अलग अलग लेवल पे अपनी एप्लीकेशंस बनाता था और अपने हिसाब से वो डेटा केंद्र सरकार को देता था। परंतु अगर ये विधेयक पारित हो जाता है, जो ये संशोधन हो रहा है, तो इसमें फिर राज्यों को किस हिसाब से चलना पड़ेगा, केंद्र के हिसाब से। अब वो क्या नियम है हम देखते हैं। एज पर दी अमेंडमेंट, यानी कि जो संशोधन हो रहा है उसके हिसाब से जो राज्य हैं, जितने भी हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं, उनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा केंद्र के साथ, जैसे हम MOU कहते हैं, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आसान शब्दों में एक एग्रीमेंट साइन होगा केंद्र और राज्यों के बीच।
तो यहां पर क्या होगा, राज्य केंद्र की तरफ से होंगे आरजीआई, जिसे हम कहते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, यानी कि केंद्र की तरफ ये होंगे। तो यहां पर क्या होगा, एक एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेस होगा सॉरी, जहां पर वेयर द डेटा कैन बी पुल्ड आउट, यानी कि एक एपीआई बनाया जाएगा। ये होगा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यानी कि एप्लीकेशन के द्वारा, जैसे आपके पास डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि आपके पास सारा का सारा डेटा किस में है, एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में है ना, यानी कि कंप्यूटर में फीड है। तो आपने क्या बनाना है, जैसे केंद्र सरकार आपसे कहेगी इस तरह की एप्लीकेशन है, एक पूरा पोर्टल जो है केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, तो राज्यों को भी उसका पालन करना पड़ेगा। और केंद्र के हिसाब से, चाहे वो हर 3 महीने में, चाहे हर 4 महीने में, जैसा केंद्र कहेगी, राज्यों को वो अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, व्हाइल ऑल स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसे सीआरएस कहते हैं, यानी कि राज्य क्या करेंगे, सीआरएस, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें सीआरएस एक एप्लीकेशन दिखेगी, मतलब इसमें एक सिस्टम है जिसमें हर राज्य क्या करेगा, अपना ये जो डेटा है जीवन और मृत्यु का, उसको अपडेट करेगा। और इस सीआरएस को ऑपरेट कौन करेगा, इसका संचालन कौन करेगा, वो करेंगे आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसका क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, किसका, सीआरएस का। ठीक है, और इसमें जो भी चाहे राज्य जितने बर्थ सर्टिफिकेट दे रहा है, जितने भी डेथ सर्टिफिकेट दे रहा है, उसका सारा ब्यूरो किस में होगा, सारी जानकारी किस में होगी, इसी सीआरएस में होगी। ठीक है, इस सिस्टम में होगी, जिसका संचालन कौन करने वाले हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये बात आपने याद रखनी है। परंतु अभी क्या है कि कुछ जो राज्य है उन्होंने अपने स्तर पे अपनी एक एप्लीकेशंस बना रखी है, परंतु अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो उनकी एप्लीकेशन को छोड़कर उनको जो भी केंद्र सरकार कहेगी उस हिसाब से राज्यों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। और इससे देखिए, जो भी आधार को जितना मजबूत किया जा रहा है, आपको एक केस का नाम हमेशा याद रखना है, के.एस. पुट्टास्वामी केस, के.एस. पुट्टास्वामी केस, स्वामी केस, जिन्होंने, जो एक रिटायर्ड जज थे, जिनका जब आधार कार्ड बन रहा था, जब उनके वो फिंगरप्रिंट्स लिए गए, इस तरह से जितना उनका बायोमेट्रिक लिया गया, तो उन्होंने प्रश्न उठाया, उन्होंने एक पीएल दायर की थी उच्चतम न्यायालय में कि ये डेटा की क्या गारंटी है, सिक्योर डेटा है ना। आप इमेजिन करिए, आपके फिंगरप्रिंट्स अगर किसी वेपन में लगा दिए जाएं, किसी हथियार में, तो आप तो फंस जाओगे, है ना। तो कितना भयानक है ये। तो यहीं पर इसीलिए हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक मौलिक अधिकार आ गया है। ठीक है, जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है, अब वो क्या है, एक मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से ये पूरा का पूरा जो आधार कार्ड है उसको पूरा लिंक किया जा रहा है, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जितने भी प्रश्न आपके साथ हमने डिस्कस करे हैं, वो ऑलरेडी जो प्रेस्टिजियस जो न्यूज़पेपर है, जिसे हम द हिंदू कहते हैं, उसमें आ रखा है। ठीक है, तो आइए अंत में हम देखते हैं। इस तरह से आपको पता है, आपके लिए कुछ पैकेज लेके आए हैं, जिसमें आपको कंप्लीट पॉलिटी ऑप्शनल, हमारे पास पॉलिटी ऑप्शनल है, आप में से जो भी इच्छुक हैं पॉलिटी ऑप्शनल का, तो मात्र आपको 24,999 का पड़ेगा। राइट, इसमें पूरा आपका, चाहे वो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, चाहे वो इंडियन फिलोसोफर हैं, थ्योरी है, थॉट्स है, फिलोसफी क्या होती है, सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल भी है हमारे पास। ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है। तो ये 3 ऑप्शनल अभी शुरुआती दौर पे हमारे पास है। तो आप अपना ऑप्शनल अच्छा बनाइए, और ऑब्वियसली फिर सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। राइट, क्योंकि जब हम सही ऑप्शनल ले लेते हैं तो क्या कहा जाता है, वहीं से हमारा आधा सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे जो HCS 20 कंप्लीट GS कोर्स है हमारा, जो बाइलिंगुअल होगा, ऊपर वाले भी सब बाइलिंगुअल है, आप चिंता ना करें। तो बाइलिंगुअल जो है कंप्लीट GS सेक्शन आपका, ये पड़ेगा आपको 24,999 का। इसमें आपका ऑप्शनल नहीं होगा। राइट, ये केवल आपका जनरल स्टडीज होगा, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। राइट, इस तरह से आगे हम देखेंगे HCS फाउंडेशन कोर्स, इसमें होगा GS और पॉलिटिकल साइंस 7, ये पड़ेगा मात्र आपको 39,999 ओनली। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, GS एंड पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर जैसे GS एंड पॉलिटिकल साइंस लिखा है, तो यहाँ पर आप पॉलिटिकल साइंस के बदले हिस्ट्री भी कर सकते हैं और इसको इकोनॉमी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। राइट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हमें लगता है, जैसे कि आज मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो एल्गोरिदम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या कर रहा है। ठीक है, जो प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है आज आपने दिखाई है, विद साक्ष्य एविडेंसेस मैंने आपको दिखाया, और उसी से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो यही जो स्ट्रैटेजी है आयोग अपनाता है, और यही स्ट्रैटेजी हम भी अपना रहे हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।